हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग सीएचएसएल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 2/8/2023 को हुआ था और 5:15 पीएम से 6:15 पीएम में हुआ था। यानी दोस्तों, यह एग्ज़ाम जो हुआ था वह 4th शिफ्ट में हुआ था। किस शिफ्ट में? 4th शिफ्ट में। तो हम लोग शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड और शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग शिफ्ट फोर्थ के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, वह रामबाण का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यह इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों और ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम लोग जीएस पोर्शन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जीएस का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यह हमारा क्या था? यह हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत था। 51 के क में, यानी 51 के यह में यह जोड़ा गया था। दोस्तों, बता दें कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में इसे जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 किसमें दोस्तों? आर्टिकल 21 के ए में जोड़ दिया गया है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों वह केरल के है। कहाँ के हैं? केरल के। बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वह क्या है? भारतनाट्यम। क्या है दोस्तों? भारतनाट्यम। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की बात हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही किए थे। तो अगर बात करें भारत के शास्त्रीय नृत्य के, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने हैं दोस्तों? 8। चलिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है और कौन-कौन है और किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक कितनी थी? दोस्तों, वर्तमान में भी करेंट डाटा यही देता है कि भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई जो है वो 67,956 किलोमीटर है। दोस्तों, कुल मार्गीय लंबाई का लगभग 90% जो हमारा लंबाई है वह विद्युतकरण हो गया है। क्या हो गया है? विद्युतकरण। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यह भी पूछता है कि भारतीय रेलवे जो होते हैं उनके ब्रॉड गेज की लंबाई कितना होता है? क्या पूछता है? ब्रॉड गेज। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितना होता है। तो याद रखिएगा 1.676 मीटर ब्रॉड गेज की लंबाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन करेंट का था, तो उस समय पंजाब इसका मेजबान नहीं था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो मुक्त जो उद्यम अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों, तो सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों द्वारा लिए जाते हैं। यही नहीं है। मुक्त अर्थव्यवस्था में होता है कि आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजक के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। जो भी इसके जो निर्णय लेने वाले होते हैं वह इसके क्या होते हैं? यह उद्यमी होते हैं। उद्यमी अब किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो अपने उद्योगों के लाभ या हानि का सहन करता है उसे ही उद्यमी या साहसी कहा जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी घाटी बेसिन कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। तो यह किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो यह कावेरी की। किसकी सहायक नदी है? कावेरी के। अब बात रहा कावेरी नदी। तो दोस्तों, कावेरी नदी जो विवाद है, कावेरी नदी विवाद है। तो यह कावेरी नदी विवाद कितने राज्यों के साथ है? तो यह 4 राज्यों के साथ है। कितने राज्यों के साथ दोस्तों? 4 राज्य। अब ये 4 राज्य कौन-कौन है दोस्तों? तो ये है तमिलनाडु। देखिएगा दोस्तों कौन-कौन है। यह है तमिलनाडु, दूसरा है केरला, तीसरा है कर्नाटका कर्नाटका
और चौथा है पुद्दुचेरी। क्या है? पुद्दुचेरी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कितने राज्यों के साथ है? तो 4 राज्यों के साथ है। ये राज्य कौन-कौन है? तो तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है और पुद्दुचेरी है। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कावेरी नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए इसके लिए एक कावेरी नदी विवाद न्यायाधिकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CWDT, इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों 2 जून 1990 को। कब किया गया था? 2 जून 1990 को कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? तो ये आर.डी. बर्मन को। दोस्तों आर.डी. बर्मन का उपनाम कह सकते हैं। उनका उपनाम है क्या? पंचम। पंचम के नाम से आर.डी. बर्मन को जाना जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्तंभों का मिलान कीजिए। राज्य दिया गया है, सांस्कृतिक उत्सव दिया गया है। यानी कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्मा उत्सव। दोस्तों कर्मा उत्सव जो है ये मनाया जाता है कहाँ? झारखंड में। हिमाचल प्रदेश, तो चैत्रौल जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। बथुकम्मा, तो ये तो सबको याद होगा दोस्तों कि ये तेलंगाना में। अब पंजाब यानी कि यह लाहौरी। लाहौरू महोत्सव जो है जो दोस्तों जिसको हम लोग उत्सव भी बोल सकते हैं, यह पंजाब में मनाया जाता है। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। चैत्रौल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कर्मा झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? तो यह है मीथेन। बायोगैस में अगर मीथेन की बात करें दोस्तों तो यह लगभग 50 से 70% होता है। कितना होता है दोस्तों? 50 से 70%। अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है, फार्मूला होता है दोस्तों, उसको CH4 कहते हैं। मीथेन का दूसरा नाम दोस्तों मार्स गैस है। क्या है? मार्स गैस। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली NBFC के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो जो भी माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं उनके लिए एक अलग समिति होती है, जिनके लिए एक अलग श्रेणी बनाया जाता है दोस्तों, उसका नाम है NBFC। क्या नाम है दोस्तों? NBFC। तो यह किस समिति के अनुशंसा पर यानी किस समिति की सिफारिश पर बना था? तो उस समिति का नाम था मालेगाम समिति। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? यानी संविधान सभा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? तो यह थे BN राव। याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BN राव। और संविधान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इनको कहा जाता है या संविधान के पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक जो पवने हैं वो विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? तो यह है कार्योलिस बल। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्योलिस बल किसे कहते हैं या कार्योलिस बल के कारण क्या होता है? तो इसी बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने जो है वो विषुवत वृत्त को पार करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, ग्लोब है। तो मान लीजिए कि यहाँ से व्यापारिक पवन चला दक्षिणी गोलार्ध से, यहाँ से चला तो ये विषुवत वृत्त को जैसे ही यहाँ से पार करती है दोस्तों, तो पार करने के बाद यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इधर जाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। तो ये तो पश्चिम होता है हमारा, दक्षिण कहाँ है? नीचे है, इधर होना चाहिए। लेकिन यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व अगर दोस्तों मान लीजिए कि जैसे ये है तो दक्षिण पश्चिम किधर होगा? दक्षिण पश्चिम इधर होगा। लेकिन उत्तर पूर्व किधर होगा? इधर होगा। तो ये इधर ना जाकर दोस्तों इधर चल जाता है। ये किसके कारण होता है? तो ये कार्योलिस बल के कारण होता है। बात रही अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों? तो वह बल, मान लीजिए कि कोई यह वस्तु है तो यह केंद्र की ओर जो बल लगाता है उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय। गुरुत्वाकर्षण बल तो सबको पता होगा दोस्तों, और चुंबकीय बल सबको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है। तो यह किसका नियम है दोस्तों? तो यह नियम जो है हेनरिक फ्रेडरिक लेंज का है। लेंज का नियम है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण किससे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या है संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है। तो लेंज का नियम जो है दोस्तों वह ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसको डिटेल करके बता रहे हैं और करेंट को अपडेट करके आप लोग बढ़िया से देखिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प होगा इससे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, यानी मूल प्रस्तावना में वह शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो गणराज्य तो है ही दोस्तों, लोकतांत्रिक भी है और संप्रभु यानी कि सार्वभौम भी है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो पीएम दक्ष योजना जो चलाया गया है दोस्तों उसमें प्रति प्रशिक्षु को कितना वेतन मुआवजा कराया जाता है, तो वह 3000 कितना दिया जाता है दोस्तों 3000। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है वह सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में। तो दोस्तों सासाराम जो है हमारा सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में। तो सासाराम जो है हमारा दोस्तों वह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। अब बात रही शेरशाह का दोस्तों, अब बात रही शेरशाह का। तो शेरशाह के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। शेरशाह का जो मकबरा बना था दोस्तों वह 16 अगस्त कब बना था दोस्तों? तो उसकी निर्माण जो पूरा हुआ था वह 16 अगस्त 1945 को इसका निर्माण क्या हो गया था? पूरा हो गया था। शेरशाह का जो बचपन का नाम था पुराना नाम था वह क्या था? फरीद खां। क्या था दोस्तों? फरीद खां। यानी शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो यह है सत्यशोधक समाज। दोस्तों बात करें सत्यशोधक समाज की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1873 में कब हुआ था दोस्तों? 1873 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है दोस्तों, यहाँ सॉरी सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कि थियोसोफिकल सोसाइटी, यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1875 में अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? अमेरिका में। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से या नोट भी कर लीजिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे दोस्तों वह कौन थे? तो मैडम H.P. ब्लावस्तिक और कर्नल M.S. ऑलकॉट, ये दोनों आदमी मिलकर 1875 में अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को कब हुआ था दोस्तों? 10 अप्रैल 1875 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। कौन थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा इस मूलक तत्व एक चांदी के समान सफेद धातु है जिसका उपयोग जाइरोस्कोप, कमानी, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकेल के मिश्र धातु में किया जाता है? तो यह क्या है दोस्तों? तो यह है बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है दोस्तों। तो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सर विलियम गुड, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? सर विलियम गुड के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही है। 2 नंबर में कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये भी सही है।
एमएस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये गलत है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस माना जाता है, स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, और भारत में हरित क्रांति की जनक है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1968 में। अब बात रहा दोस्तों कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति किससे संबंधित था? तो ये खाद्य पदार्थ से। किससे संबंधित था दोस्तों? खाद्य पदार्थ। जो भी खाद्य पदार्थ होंगे वो सबसे हरित क्रांति क्या था? संबंधित था। अब बात रहा कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा फसल हुआ था दोस्तों? तो इसमें हुआ था गेहूँ। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या हुआ था दोस्तों? गेहूँ। अगर राज्य की पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था, तो यह हुआ था हरियाणा और पंजाब। कौन हुआ था दोस्तों? हरियाणा और पंजाब। 2 ऐसे राज्य थे जो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता। तो यह इंग्लैंड, भारत ने इंग्लैंड को हराकर दोस्तों अपना पहला महिला अंडर 19 यानी पहली बार जीता था दोस्तों अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप। टी20 का मतलब होता है दोस्तों 20-20 ओवर का यह मैच खेला जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग, जैसे दोस्तों आईपीएल होता है ना, तो वैसे ही वुमेन्स के लिए यानी कि गर्ल्स लोग भी क्रिकेट खेलती है, उसको कहते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो 2023 का खिताब कौन जीता था? तो मुंबई इंडियंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईएमआई भी लिखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन क्या है? तो असत्य कथन क्या है कि आरबीआई 100 रुपए की करेंसी नोट छापता है, सही है। आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, ये भी सही है। वित्त मंत्रालय 1 रुपए का सिक्का जारी करता है, ये भी सही है। और 1 रुपए के जो नोट होते हैं दोस्तों, उस पर वित्त मंत्रालय के यहाँ क्या होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का क्या होता है? सिग्नेचर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि 1 रुपए के जो नोट होते हैं उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। अब बाद बाकी जितने भी नोट्स होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो चलिए इसमें असत्य कथन को पहचानना है। तो सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती है, नहीं दोस्तों यह गलत है। अब बात रहा सेबी की, तो दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल कब हुआ था दोस्तों? 12 अप्रैल 88 को, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुआ था। अगर बात करें तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो यह माधुरी पुरीबुच है। कौन है दोस्तों? माधुरी पुरीबुच। तो ये जो है दोस्तों माधुरी पुरीबुच जो है वह पहली महिला अध्यक्ष है। क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है और वर्तमान में भी यही इसके क्या है? अध्यक्ष है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक एचडीआई का मान क्या था? तो दोस्तों उस समय का करेंट का क्वेश्चन था, मैं अभी करेंट से अपडेट करके आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों ये देखिए चीन का मानव विकास सूचकांक पूछ रहा है, ये नहीं भारत का नहीं दोस्तों, चीन का पूछा जा रहा है। तो उस समय चीन का कितना था? 0.768। अगर अभी वर्तमान में बात करें कि भारत का जो एचडीआई है दोस्तों, एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह जारी कौन करता है दोस्तों? तो यूएनडीपी। बहुत बार पूछा गया है कि एचडीआई इंडेक्स जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए दोस्तों, तो इसके द्वारा यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई जारी किया जाता है। वर्तमान में अगर बात करें कि भारत का एचडीआई कितना है, तो वर्तमान में भारत का जो एचडीआई है दोस्तों वह 0.64 है। 0.644 है। यह 134वें स्थान पे भारत है। कितने देश स्थान पे है दोस्तों? 134वें स्थान। टोटल 193 देश में 134वें स्थान पर कौन है? हमारा इंडिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इंडिया का। देखिए दोस्तों इसमें चीन का पूछा जा रहा है, ये भारत का भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि बलकार सिद्धू को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो जो बलकार सिद्धू थे दोस्तों वह पंजाब के लोक नृत्य थे। क्या थे? पंजाब के लोक नृत्य। इन्हीं को योगदान देने के लिए इनको संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार वह 2020 में मिला था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करता है। तो जो भी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं होती है उसकी देखरेख आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जो होते हैं जितने भी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं होती हैं उनको लोन देने का काम करती है। तो अगर बात करें आरबीआई की तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन-सा था दोस्तों? तो यह 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। अगर बात करें आरबीआई का, तो आरबीआई जो है दोस्तों, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 की। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। चलिए दोस्तों, यंग हिल्टन आयोग या कभी-कभी शाही आयोग भी दे देता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुआ था। तो चलिए आज का सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।